कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। जय श्री राम। दोस्तों, ऐसा कौन सा कार्य है जो हनुमान जी के लिए संभव नहीं है। हमारे प्यारे हनुमान जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। आज पहली बार इस चैनल के माध्यम से लोगों का हनुमान जी के द्वारा हुई कृपा या चमत्कार का अनुभव आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। जय श्री राम। दोस्तों, किसी कारण मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं 27 साल की हूँ। वैसे मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, लेकिन फिलहाल मैं अभी दिल्ली में रहती हूँ। मेरा बचपन बहुत ही अच्छा बीता, लेकिन मुझे पता नहीं था जैसे मैं बड़ी होगी मेरे जीवन में एक से बढ़कर एक चुनौतियाँ आएंगी। जब मेरा जन्म हुआ तब मेरे मम्मी पापा दोनों नौकरी करते थे, क्योंकि घर की हालत कुछ ठीक नहीं थी। मेरी मम्मी मुझे सुबह मेरी ताई जी के पास छोड़कर जाती और शाम को नौकरी से आने पर अपने साथ वापस लेकर आ जाती थी, जिसके लिए मम्मी ताई जी को थोड़ा बहुत खर्चा दे देती थी, जिससे कि वह मेरी देखभाल अच्छे से करे। मेरे 5 महीने के होने पर मेरा अन्नप्राशन संस्कार बहुत धूमधाम से मना रहे थे, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोग्राम था। लेकिन कोई भी प्रोग्राम शुरू होता उससे पहले ही मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई, क्योंकि मेरी ताई जी ने गुस्से में आकर मुझे कपड़े धोने वाला काला साबुन खिला दिया था। घर में जहाँ खुशियाँ थी वही घर मातम में बदल गया। साबुन के वजह से मुझे लगातार उल्टी दस्त हो रहे थे। मुझे लेकर अस्पताल दौड़े, जहाँ एक हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया था कि हम इस लड़की को नहीं बचा सकते। घर वालों ने बिना देरी किए मुझे दूसरे अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने घरवालों को कहा 75% पानी खत्म हो चुका है, बॉडी में सिर्फ 25% पानी बचा है। इतने उल्टी दस्त हुए, हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, बाकी भगवान की मर्जी है। 2 दिन मुझे अस्पताल में रखने के बाद तीसरे दिन छुट्टी मिली और मैं काफ़ी रिकवर कर चुकी थी। लेकिन अब सवाल यह था कि मम्मी और पापा अपनी नौकरी आगे कैसे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि उस समय घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि पापा की सैलरी से घर चल सके। इसलिए मम्मी का नौकरी करना बहुत जरूरी था। स्थिति को देखकर मेरी बड़ी मौसी ने मेरी मम्मी को कहा कि जब तक तेरी बेटी 1-2 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं इसे अपने से ले जाती हूँ। तू अपनी नौकरी कर आराम से, जब ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तब तू इसे अपने पास वापस लेकर आ जाना। अब यहाँ पर तू किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती है। मौसी की यह बात सुनकर मम्मी पापा दोनों मान गए और उन्होंने मुझे बड़ी मौसी के साथ उनके घर भेज दिया। 6 महीने की थी जब मैं अपनी बड़ी मौसी के घर आई थी। दूध भी वह मुझे चम्मच से पिलाते थे, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, इतना कि 2.5 साल बाद जब मेरी मम्मी पापा मुझे लेने आए तो मेरी मौसी के बच्चों ने मेरे मम्मी पापा के पैर पड़ लिए और रोने लगे। जब मौसी लोगों को पता चला था कि मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आ रहे तो उन्होंने 3 दिन पहले से ही खाना पीना छोड़ दिया था। मेरी दीदी भैया मुझसे लिपटकर रोने लगे, यह हमारी छुटकी है, हम इसे नहीं देंगे, आप चले जाओ यहाँ से। यह सब देखकर मेरे मम्मी पापा हैरान हो गए कि मौसी ने तो कहा था कि जब तेरी बेटी थोड़ी बड़ी हो जाएगी तब तू वापस ले जाना, लेकिन ये अब देने से मना कर रहे हैं। मौसी, नानी, मामा, मामी के समझाने पर मम्मी ने मौसी को ही मुझे सौंप दिया, जिससे मेरा पालन पोषण अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह मेरी बड़ी मौसी ने मुझे गोद ले लिया। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं बड़ी होती गई और मेरी बड़ी मौसी, मेरी दीदी, मेरे भैया और मौसा जी ने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे 24 साल तक पता नहीं चला कि मुझे जन्म देने वाले और मुझे पालकर बड़ा करने वाले मम्मी पापा अलग अलग है। जब मैं 12वीं में थी तब मेरे भैया की शादी हुई। दीदी की शादी भैया से पहले हो गई थी तो मुझे थोड़ा अकेलापन महसूस होता था, लेकिन भाभी के आने से मुझे दीदी की कमी महसूस नहीं होती थी। जब मैं अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी तब हमें पता चला कि मेरी मौसा जी को कैंसर हुआ है और उनके पास समय बहुत कम है। इस बात से हमारा पूरा परिवार टूटकर बिखर सा गया। 2 महीने बाद मेरे मौसा जी की भी मृत्यु हो गई। अभी हम मौसा जी को खोने का दुख भी नहीं भूल पाए थे कि धीरे धीरे हमारे घर का माहौल बदलने लगा।
भाभी जैसे पहले थी वैसे नहीं रही। धीरे धीरे वह मेरी हर चीजों में कमियां निकालने लग गई। मम्मी को यह सब देखकर बहुत दुख होता था, लेकिन मैं मम्मी को समझाती थी कि कोई बात नहीं मम्मी, भाभी अभी प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी में अक्सर चिड़चिड़ाहट होती है। दीदी को भी तो ऐसे ही तो होता था उनकी प्रेगनेंसी में। मौसाजी के जाने के बाद हमारा घर अब घर नहीं लगता था। अब भाभी मुझे बहुत भला बुरा कहने लगी और एक दिन भाभी ने गुस्से में मुझे बता दिया कि तू इस घर में बोझ है, ये तेरा घर नहीं है। इन लोगों ने तुझे तो पाला है, जिस घर की है उस घर में चली जा। भाभी की ये बात मेरे दिल में ऐसे चुभ रही थी जैसे मेरी बॉडी से मेरी आत्मा निकल रही हो। कुछ देर तक तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया कि मेरे साथ यह क्या हो रहा है। मेरे आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया और मैं चक्कर खाकर सीधा फर्श में गिर पड़ी। मुझे सिर्फ आवाजें सुनाई दे रही थी, लेकिन दिखाई कुछ भी नहीं दे रहा था कि मौसी और भैया भाभी को डांट रहे थे कि तूने ऐसा क्यों कहा, छुटकी को क्या जरूरत थी ये सब बोलने की। थोड़ी देर बाद में नॉर्मल हुई, लेकिन मैं अपनी मौसी से नजरें नहीं मिला पा रही थी। मुझे बहुत ही गंदा फील हो रहा था कि यह मेरा घर नहीं है, न ये मेरी मम्मी है तो फिर कौन है मेरे असली मम्मी पापा। कहाँ है मेरा अपना घर? मैं आज तक उनके घर में क्यों रह रही हूँ? मैं रोते हुए अपनी मौसी के पास गई और मैंने उनसे सारी बातें पूछी। उन्होंने रोते हुए पहले तुम मुझसे माफी मांगी कि इन सब बातों को अपने दिल पर मत लेना। भले ही मैंने तुझे जन्म नहीं दिया, लेकिन तेरी उस जन्म देने वाली माँ से भी बढ़कर हूँ मैं, क्योंकि मैंने तुझे अपने हाथों से पालकर इतना बड़ा किया। मौसी की यह बात सुनकर मैं उनसे लिपटकर और रोने लगी। फिर मौसी ने मुझे सारी बातें बताई, किस तरह उन्होंने मुझे गोद लिया। समय और जीवन बीत रहा था, लेकिन मैं एक जगह पर ठहर गई थी कि मैं खुद को खुशकिस्मत समझूं या बदनसीब। धीरे धीरे भाभी के नेचर में इतना चेंज आ गया कि पहले तो भाभी सिर्फ मेरे कामों में कमियां निकालती थी, लेकिन अब तो उनको मेरा उस घर में रहना भी पसंद नहीं था। कुछ दिनों बाद मुझे भैया के नेचर से भी महसूस होने लगा कि शायद वह भी नहीं चाहते कि मैं उस घर में रहूं। भाभी का बस चलता तो वह मुझे एक सेकंड भी उस घर में नहीं रहने देती, लेकिन एक दिन मौसी ने भाभी को गुस्से में कह दिया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ यह इस घर से कहीं नहीं जाएगी और किसी को इससे परेशानी है तो वह इस घर से जा सकता है। मैंने मौसी को कहा कि मुझे मेरे मम्मी पापा के पास भेज दो, लेकिन वहां पर मेरे 3 भाई बहन और थे, वह मुझे कभी भी नहीं अपनाते, इसलिए मौसी ने मुझे जाने से मना कर दिया। अब भैया और भाभी मेरे हर खर्चों पर नजर रखने लगे और मौसी को सुनाने लगे। यह सब सुनकर और देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इन बातों के वजह से मैं जॉब करने की सोचने लगी, लेकिन मौसी मना करने लगी कि क्या कमी है घर में जो बाहर जॉब करनी है। लेकिन भाभी की उस दिन की बातों से मुझे लगने लगा था कि मैं अपनी मौसी लोगों के ऊपर बोझ हूँ, इसलिए मुझे अपना खर्चा खुद ही उठाना चाहिए। मिन्नतें करने के बाद मौसी मान गई और मैंने जॉब ढूंढनी शुरू कर दी, लेकिन मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था और न ही मैं पढ़ाई में इतनी अच्छी थी, जिस वजह से मुझे जॉब मिलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। घर का माहौल इतना खराब हो चुका था कि हमारे रिश्तेदारों में भी घर के माहौल के बारे में सबको पता चल गया था। इसी बीच एक दिन मेरी कजिन मुझे और मौसी से मिलने घर आई। घर का माहौल देखकर उनको बहुत बुरा लगा। इसी बीच दीदी को मेरी जॉब ढूंढने वाली बात का पता चला कि मुझे जॉब नहीं मिल पा रही है और मेरी भाभी इस बात का बहुत मजाक उड़ाने लगी कि जिसने हमेशा आराम से बैठकर दूसरों का खाया हो वो क्या ही काम करेगा। दीदी को उनका ऐसा व्यवहार देखकर बहुत दुख हुआ। फिर दीदी ने मुझे हनुमान चालीसा पढ़ने और हनुमान जी की भक्ति करने के लिए कहा। दीदी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है और वह कई सालों से हनुमान जी की भक्ति कर रही है। पहले मैंने मना कर दिया क्योंकि इतना कुछ मेरे जीवन में हो चुका था, साथ ही जॉब ढूंढ कर थक चुकी थी। फिर दीदी और मौसी के बहुत कहने पर मैंने दीदी से हनुमान जी की पूजा
और संकल्प लेने की सारी विधि पूछी और अगले ही दिन से मैंने हनुमान जी को अपनी सारी कंडीशन बताकर उनको याद करके सुबह शाम हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। हनुमान चालीसा पढ़े हुए मुझे 4 दिन ही हुए थे कि इतने में मेरे पास एक कॉल आता है कि आप इंटरव्यू देने आई थी तो आपका हमारी कंपनी में सिलेक्शन हो चुका है। थोड़ी देर तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि तुझे जॉब मिल चुकी है, क्योंकि भाभी की बातें मेरे दिमाग में बैठ गई थी कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं सिर्फ बोझ हूँ। लेकिन हनुमान जी ने ये चमत्कार करके मेरे जीवन में नई रोशनी की किरण पैदा कर दी थी और इस तरह हनुमान जी मेरे जीवन में आए और मैंने उनकी भक्ति करनी शुरू कर दी। मेरी मेंटल हेल्थ पहले से काफी ठीक हो गई थी, क्योंकि अब मैं अपनी सभी बातें हनुमान जी से शेयर करती थी। मुझे जैसा भी फील होता था, सुबह उठती रेडी होकर सबसे पहले राम स्तुति फिर हनुमान चालीसा का पाठ करती, अंत में राम नाम की जितनी भी माला कर पाती करती। अब धीरे धीरे हनुमान जी के लिए मेरी भक्ति और आस्था बढ़ने लगी। ऐसा लगता जैसे वो मेरे बिना बोले ही मेरी सभी जरूरत पूरी कर रहे हो। धीरे धीरे ऑफिस में मेरे काम को पसंद किया जाने लगा, क्योंकि मेरे भैया अकाउंटेंट थे तो मुझे भी अकाउंट की नॉलेज थी। अब मैं अपने खर्चे खुद से उठा रही थी और थोड़े बहुत पैसे में घर पर भी दे देती थी, तो भाभी को पसंद नहीं आया। इसलिए अब भाभी मेरी शादी को लेकर मम्मी को सुनाने लगी कि शादी को उम्र हो गई है, लड़का देखो उसके लिए, कहाँ नौकरी करा रही हो, लड़की हाथ से निकल जाएगी। वैसे भी दूसरे घर से आई हुई लड़की है, पता नहीं चाल चलन कैसा हो। मौसी मुझे नहीं बताती थी, लेकिन मुझे बाहर वालों से यह बातें सब पता चल जाती थी। भाभी यह सब इसलिए कर रही थी जिससे कि मैं जॉब ना करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मेरा आत्मनिर्भर होना अच्छा नहीं लग रहा था। और अब आस पड़ोस वाले भी मेरी तारीफ करने लगे थे। मेरे ऑफिस में एक सीनियर थे, उन्होंने कुछ टाइम पहले ही जॉब से रिजाइन दे दिया था। उस समय मुझे उनके रिजाइन देने का कारण नहीं पता था। आज ऑफिस में वही सर मिठाई लेकर आए हुए थे और सबका मुंह मीठा करा रहे थे। तब पता चला कि उनकी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी, इस वजह से उन्होंने रिजाइन दिया था। सबको मिठाई देते हुए वहां कंपनी के हेड के साथ मेरे पास भी आए। हेड सर को देखकर मैं थोड़ा घबरा गई कि कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है मेरे से जो हेड सर आए हैं। सर ने आकर मुझे मिठाई दी और कहा कि देखो बेटा, मुझे घुमा फिरा कर बात करना पसंद नहीं है। यह हमारे ऑफिस का सबसे होनहार बच्चा है और ये तुमसे शादी करना चाहता है। जब यह जॉब कर रहा था तब उसने मुझे अपने दिल की बात बताई थी और मैंने तुम्हारी माता जी से बात भी की थी, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था कि तुम्हारे भैया भाभी ऐसे जॉब वाले के लिए नहीं मानेंगे। इसलिए इसने जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करी, एग्जाम दिया और फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका सिलेक्शन भी हो गया। यह सब इसने सिर्फ तुम्हारे लिए किया है बेटा। अब तो तुम्हारे भैया भाभी इस रिश्ते के लिए मान जाएंगे ना। मुझे जॉब करते करते 2 साल हो गए थे, लेकिन इन 2 सालों में मैंने कभी अपने सीनियर की तरफ देखा भी नहीं था, ना मुझे उनकी शक्ल याद थी। आज अचानक ऐसे मेरे सामने शादी का प्रपोजल आया तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या कहूँ। फिर हेड सर ने मुझे कहा, कोई जल्दीबाजी नहीं है, तुम अपने घर में बातचीत करके तब आराम से जवाब देना, लेकिन यह मेरे अपने बेटे की तरह है। इसकी गारंटी मैं लेता हूँ कि इसके साथ शादी करके तुम जिंदगी भर खुश रहोगी। शाम को मैं घर आई और आकर सबसे पहले मैंने मौसी को सारी बातें बताई और उनसे पूछा कि इस तरह से उनके पास कोई फोन आया था तो उन्होंने उस समय मन क्यों कर दिया। फिर मौसी ने मुझे बताया कि हाँ, उनके पास हेड सर का कॉल आया था और अगर वह हाँ कर देती तो भाभी की कही हुई सारी बातें सच हो जाती, जो भी वह मेरे बारे कहती रहती हैं। लेकिन मौसी ने सारी बातें सुनकर इस शादी के लिए हाँ कह दिया, क्योंकि उनको यकीन था कि यह हनुमान जी के द्वारा भेजा गया मेरे लिए एक आशीर्वाद है और साथ ही मेरी भाभी के लिए करारा जवाब भी। वो मेरा कभी भी मेरा अच्छा नहीं चाहती थी। इस तरह से मेरे जीवन में मेरे हस्बैंड का प्रवेश हुआ और आज हमारी खुशहाल शादी को
2 साल हो गए हैं आज के दिन से अच्छा और कोई दिन नहीं था हनुमान जी की कृपा के अनुभव को बताने का। मैंने तो कोई खास भक्ति भी नहीं की थी, सिर्फ नॉर्मल सी भक्ति जो भी मुझे समझ में आती थी वो करती थी, लेकिन पता नहीं था हनुमान जी मेरी भक्ति से इतना खुश होंगे कि मेरा पूरा जीवन बदल देंगे। आज मैं भाभी के वजह से मौसी के घर नहीं जाती, मन होता है तो हस्बैंड मौसी को ही हमारे घर लेकर आ जाते हैं रहने के लिए। मौसी को अब मेरी कोई चिंता नहीं होती, वो कहती है तेरे बाबा हनुमान जी है ना, तेरा सब सही होगा। लास्ट में मैं अपनी कजिन दीदी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी, क्योंकि अगर वह मुझे हनुमान जी की भक्ति के लिए प्रेरित नहीं करते तो शायद आज मेरी जिंदगी वह होती जो मेरी भाभी ने सोचकर रखी थी। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, इसलिए जीवन में कोई भी संकट आए, कैसे भी परेशानी आए, हिम्मत मत हारो। सिर्फ हनुमान जी को याद करो, वह तुम्हें रास्ता जरूर दिखाएंगे। मेरे इस अनुभव को सुनने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया। जय श्री राम, जय हनुमान।